हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस सेशन में हम मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो था उसमें अटैकिंग रिएजेंट्स की बात करेंगे। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो एल्किल हैलाइड्स का हो, कीटोन्स का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हो, जब तक उसके रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप्स की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक रिएक्शन जो है अलग अलग स्टेप्स में होता है और उस स्टेप्स में जो अलग अलग पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें एक हमारा अटैकिंग रिएजेंट भी होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अटैकिंग रिएजेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से एक्ट करते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें अटैकिंग रिएजेंट्स की नॉलेज होनी बच्चों बहुत ज़रूरी है, वरना कौन सी चीज़ किस तरह से कंप्लीट हो रही है, कोई रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है, उसको हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल जो है रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है उसमें सिंपल रिएक्शन की बात हम करते हैं। हमें पता है कि बच्चों रिएक्शंस जो है कई टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एडिशन भी होता है। हम यहाँ रिएक्शन के टाइप्स की बात नहीं करेंगे, उस रिएक्शन का एक रफ आइडिया लेके उसमें कौन से अटैकिंग रिएजेंट्स जो है काम आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। 12th में आपने एल्किल हैलाइड और उसके रिएक्शंस पढ़े होंगे, वहाँ आपने SN1 SN2 रिएक्शंस जो हैं देखे होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन भी आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ हम बच्चों अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से वो रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका क्या रोल होता है वहाँ पे। मान लीजिए एक रिएक्शन है, हमें पता है कि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो सबस्ट्रेट जो होता है उस पे अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैक करता है और तब जाके हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। या तो आप सबस्ट्रेट बोल दीजिए या फिर इसको रिएक्टेंट बोल दीजिए। ये जो है अटैकिंग रिएजेंट लिख दीजिए या फिर इसको आप R भी लिख सकते हैं, रिएजेंट। S जो है हमारा सबस्ट्रेट है, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं अभिकारक। और जो R हमारा है अटैकिंग रिएजेंट है, इसको हम कह सकते हैं आक्रमणकारी। मैंने ऊपर लिखा हुआ है अटैकिंग रिएजेंट्स को हिंदी में हम आक्रमणकारी, अभिक्रमक भी कहते हैं। और लास्ट में जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो आके रिएक्टेंट पे अटैक करता है और फिर रिएक्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें जो है रिएक्शन कंप्लीट होने पे प्रोडक्ट मिल जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन ये रिएक्शन जो है तभी पॉसिबल है जब अटैकिंग रिएजेंट जो है पार्टिसिपेट करता है और रिएक्टेंट पे अटैक होता है उसका। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम इस अटैकिंग रिएजेंट के बारे में ही बात करेंगे। सबस्ट्रेट के बारे में बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पहले। जो हमारा सबस्ट्रेट होता है इसमें 4 या 5 टाइप के अपन को रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ये 4 और 5 टाइप से अपना रिएक्ट करता है। सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर हमें रेजोनेंस भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस हम माइनस हम। इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट की। हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है इसमें। ये सारे जो हैं हम कह सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, ये वाले सारे रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस और माइनस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक होता है हमारा बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट्स जो है हमें सबस्ट्रेट में देखने को मिलते हैं। मैंने अपने कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं इसके, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम यहाँ बात सबस्ट्रेट की नहीं कर रहे हैं, रिएक्टेंट की नहीं कर रहे हैं, जिसको हम अभिकारक कह रहे हैं। हमारी यहाँ बात हो रही है, जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो बच्चों सिर्फ ये एक सामने वाला ही नहीं होता है। रिएक्टेंट जो है दोनों एक काउंट होते हैं इसमें, अभिकारक और आक्रमणकारी दोनों मिलकर हमारा रिएक्टेंट साइड बनाता है और फिर जाकर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आज हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स। पहले अटैकिंग रिएजेंट पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, किस तरह से मैकेनिज्म रिएक्शन का कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको नीचे बच्चों। यहाँ पे ब्रोमीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन पे प्लस का निशान आ जाएगा और ये Br माइनस, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, इसके ऊपर जो है माइनस का निशान आ जाएगा। अब माइनस का निशान है Br माइनस, तो एज ए Br माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा ये। और जो OH माइनस अटैक कर रहा था, क्योंकि इसके पास माइनस का निशान हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और C के ऊपर प्लस का निशान आ गया क्योंकि Br माइनस
के रूप में निकल गया। तो C+ जो है हमारा ये वाला जो था पूरा, ये हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं बच्चों? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, OH- के ऊपर हमें माइनस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में रिएक्शन इसलिए बताई है कि ये हमारा जो है अभिकारक है, सबस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट हो गया और तब जाके हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है और Br- जो हमारा निकल गया। अब हम करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जो आक्रमणकारी अभिक्रमक है वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E के ऊपर प्लस का निशान। इलेक्ट्रोफाइल का E यहाँ से आ गया और प्लस का निशान है इसके बाद। इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं। दूसरा रिएजेंट जो है हमारा बच्चों वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग। हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगा, ये हमारा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर पॉजिटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, इसको हम कह सकते हैं। तो बच्चों 2 तरह के हो गए अटैकिंग रिएजेंट, एक इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, एक न्यूक्लियस को लव करने वाला। दोनों को किस तरह से लिखते हैं मैंने दिखा दिया आपको। E के ऊपर प्लस का निशान होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, NU के ऊपर माइनस का निशान होगा तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको हम E+ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लवर इसको बोलते हैं हम। और इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल बनने का एक मेन क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही जो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? ये हमेशा अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच जगह होती है वहाँ पे ये अटैक करेंगे सबस्ट्रेट के। तो एक बार हमने कह दिया कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट है ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन की बहुत अधिकता दिखाई देती है वहाँ पे अटैक कर लेते हैं। खूब सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को जहाँ मिलेंगे वहाँ पे अटैक करेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल जो हैं कितने तरह के होते हैं वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ हमने यहाँ पढ़ी है वो ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना है हमें, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनमें। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पढ़ी है कि वो हमेशा जो है अटैक करेंगे जहाँ पे उनको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उनको हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे आगे। पहला टाइप वो है जिनके ऊपर में प्लस का निशान दिखाई देगा, पॉजिटिव साइन दिखाई देगा, और दूसरा वो है जिनके ऊपर हमें साइन तो नहीं दिखाई देगा लेकिन जिनका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है बच्चों उनको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और एक बार किसी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आराम से रख सकते हैं। तीसरा वो है पोलार रिएजेंट्स हैं, पोलार कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तीनों की तरह काम करते हैं। इनको हम डिटेल में जो है आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो है इलेक्ट्रोफाइल की वो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। कौन कौन से आएंगे इसमें बच्चों? H+, Cl+, Br+। H को बच्चों प्रोटॉन बोलते हैं H+ को। ये हमारा हो गया क्लोरोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन हो गया। इसके अंदर जो है हमारा CH3+, ये कार्बोकैटाइन जो है ये भी इसी के अंदर आएगा। ये प्लस का निशान यहाँ दिखाई देगा बच्चों। Cl+ को इसको हम क्लोराइड नहीं बोलेंगे, इसको ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, मैंने आपको नाम बता दिया। ये क्लोरोनियम है, ये ब्रोमोनियम है, और ये वाला जो है ये हमने पढ़ा है कार्बोकैटाइन। जहाँ हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है वहाँ पे कार्बोकैटाइन और कार्बो एनायन के बारे में मैंने आपको बताया है, वहाँ हमने ये देखा है। इसको हम कार्बोकैटाइन कहते हैं या फिर कार्बन धनायन।
कार्ब धनायन भी कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब जो है इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ऐसा बच्चों आप कह सकते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सारे जो हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मैडम ने ऐसा क्यों कहा। तो आप एक नोट डाल के लिख लेंगे, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सभी जो है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसी कौन सी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं जिनके ऊपर प्लस का चार्ज तो है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये देखिए, अमोनियम आयन है, एक ये हाइड्रोनियम आयन है, जिनके ऊपर हमें प्लस तो देखने को मिलता है लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं। NH4+ है और H3O+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। पहले वाले एग्जाम्पल में हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3 हम कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है क्यों नहीं है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रखने के लिए जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको जगह तो देगा। जगह देने का मतलब है उसके पास खाली ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। जब तक उसके पास में खाली ऑर्बिटल्स नहीं होंगे वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं NH4+ और H3O+, इसमें खाली ऑर्बिटल्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेंगे, इनका मन तो बहुत करता है कि इलेक्ट्रॉन ले लें क्योंकि इनके ऊपर प्लस का निशान है, लेकिन उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है, इसलिए ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेंगे प्लस का निशान होने के बावजूद भी। नाइट्रोजन की बात मैं कर रही थी। ये देखिए नाइट्रोजन है। अब मैं नाइट्रोजन के ऑर्बिटल बना के दिखाती हूँ बच्चों आपको। ये हमारा 2s ऑर्बिटल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये हमारा हो गया p ऑर्बिटल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये रे, ये नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ में। तो 3 जो हैं हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। चौथा वाला जो हमारा बचा है बच्चों वो H+ है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो हमारा H+ है वो इस वाले जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है 2s वाला, इसके साथ में ओवरलैप करके अपना काम चला लेगा। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो आपने देखा कि इसमें p ऑर्बिटल भी हैं। जैसे इन p ऑर्बिटल ने H से कंबाइन किया ये भी पूरे भर गए। इसके पास 2d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं दे सकता है रखने के लिए, इसलिए NH4+ जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। ऐसे ही देखिए बच्चों H3O+ में भी इसके हमारे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2 और ये हमारा हो जाएगा 2p4। अब इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को बुलाकर करेंगे क्या ही, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि प्लस का निशान है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने चाहिए, पर जगह की कमी के कारण ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऑक्सीजन की बात हम कर रहे थे, 2s हमारा पूरा भरा हुआ है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ ओवरलैप कर लेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा वाला हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में यहाँ आएगा और इस भरे हुए ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास जो है 2d ऑर्बिटल इसके पास भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट किया है उसको रखने की इसके पास जगह नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता है। जबकि मैंने बात की थी क्लोरीन की और ब्रोमीन की, इनके पास में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये जगह दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने के लिए या एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं। H+ की बात हमने की थी ऊपर, ये H+ के फॉर्म में है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है 1s वाला, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख सकता है ये आराम से। क्लोरीन में भी है, ब्रोमीन में भी है, और यहाँ भी जो है कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपना ऑर्बिटल दे सकता है। और ये चारों जो हैं एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकते हैं। हमें जो बार बार देखने को मिलेंगे ये ऊपर वाले चारों ही मिलेंगे, नीचे वाले जो है हमें मोस्टली नहीं मिलते हैं देखने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि NH4+ और H3O+ को भी इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी कंडीशन देखिए बच्चों। जैसे NH4+ है, अगर मैंने इसके साथ में एक शब्द जोड़ दिया एक्वस, एक्वस का मतलब है जैसे ही मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया ये जो है NH3 और H+ में ब्रेक हो जाता है।
अगर मैं कहती हूँ कि NH4 प्लस एक्वस है वो एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है तो मेरा सही होगा, क्योंकि जैसे ही इसको पानी में डिजोल्व करते हैं ये H प्लस में ब्रेक होता है और ये H प्लस जो है एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो एक्वस NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि अगर हम सिर्फ NH4 प्लस की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोनियम आयन के साथ में है, H3O प्लस है ये। जैसे ही इसको एक्वस किया मैंने, पानी में डिजोल्व किया, ये भी बच्चों पानी में और H प्लस में ब्रेक हो गया। H प्लस में ब्रेक होते ही ये H प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में काम करेगा और ये जो NH4 प्लस और H3O प्लस जिसे हम पहले इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह रहे थे, एक्वस होते ही ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। बच्चों उम्मीद कर रही हूँ जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम नहीं करेंगे। तो 3 चार्ज जो आपको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में याद करना है वो H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस और CH3 प्लस, ये आपको याद रखना है। जहाँ भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पूछें जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रही हैं तो आप इन चारों के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल जिसमें पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन फिर भी एज इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं, वो स्पीशीज उनकी बात करेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती हैं पॉजिटिव चार्ज नहीं होने के बावजूद भी। तो ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं और वो क्यों काम करती हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह? हालांकि वो स्पीशीज जो है न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं क्योंकि उनका जो अष्टक होता है, ऑक्टेट होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। एग्जाम्पल्स जो है इनके आप देखेंगे, एक हमें BF3 देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिना पॉजिटिव चार्ज के भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है किसी स्पीशीज को, और उसको अगर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है बिना पॉजिटिव चार्ज के ही, तो हमारी वो इस सेकंड वाली कैटेगरी में आएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूट्रल होते हैं क्योंकि विदाउट चार्ज होते हैं, कोई चार्ज नहीं है इन पे, और देखने से आइडिया भी नहीं होता हमें कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जैसे हम इनके ऑक्टेट देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए इनका लव होता है, इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड भी इसी कैटेगरी में आएगा, BeCl2 भी इसी कैटेगरी में आएगा, BCl3, BBr3 और Bi3, ये हमारे सारे के सारे जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। BF3 का डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं, देखिए। अब B जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज है, और जहाँ कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, चाहे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये हमारा BCl2 है। BCl2 जो होता है हमारा बेटा कोवेलेंट नेचर का होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो सेंट्रल एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ भी बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था। एल्युमिनियम क्लोराइड जो था हमारा, इसमें Cl लगे हुए हैं 3, लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड जो है एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हमने जो देखा था फ्री रेडिकल जब हमने किया था बच्चों, आप चाहें तो मेरे फ्री रेडिकल वाले वीडियोस देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है कम होता है। फ्री रेडिकल्स जब मैंने आपको बताया था तो ये बताया था आपको कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं, विषम होते हैं। अब इसकी बात करते हैं CH3 की, फ्री रेडिकल की, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही हो पाए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। एक और था, हमने जब कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन पढ़े थे, इलेक्ट्रोलिटिक फिजन जहाँ हमने पढ़ा था, इसके पास भी जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसलिए मैंने कहा था बच्चों, चाहे 1 की कमी हो चाहे 2 की कमी हो, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अगर हम बच्चों बोरॉन हैलाइड्स को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, अगर इनमें से मैं कहती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? BF3 जो है इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्यों काम करता है वो देखिए।
जो BF3 होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 3 F लगे हुए हैं इसके ऊपर। BaCl3 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। जब इनका स्ट्रक्चर सेम है तो इनमें इलेक्ट्रोफाइलिक स्ट्रेंथ जो है वो कम ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न देख लीजिए। हो सकता है आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इसका क्या रीज़न देंगे वो देखिए। जो फर्स्ट वाला है, इसमें हमने देखा कि फ्लोरीन लगा हुआ है। जब हम हैलोजन सीरीज में जाते हैं ऊपर से नीचे तो साइज बढ़ती है, फ्लोरीन की साइज जो है बच्चों छोटी है। अब क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन की उससे बड़ी है, ब्रोमीन की उससे बड़ी और आयोडीन की सबसे बड़ी है, छोटी साइज का क्या फायदा होता है वो देखिए। अब फ्लोरीन है, इसकी साइज छोटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एक जो इसने बोरॉन के साथ शेयर किया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, वो भी इलेक्ट्रॉन है। साइज इतनी छोटी है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है बैक बॉन्डिंग जिसे कहते हैं उसके द्वारा जो है ये बोरॉन को वापस दे देता है। काफ़ी हद तक बोरॉन की डेफिशिएंसी ये दूर कर देता है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग के द्वारा, बैक बॉन्डिंग से अपने इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन को अवेलेबल करा देता है। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। बच्चों समझ में आया? फ्लोरीन की साइज़ छोटी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बहुत सारे हैं, साइज़ छोटी है, इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता है, और बैक बॉन्डिंग के द्वारा ये बोरॉन को वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा देता है। बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है और वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। जबकि जो आयोडीन वाला है, Bi3 जो है, आयोडीन की साइज़ बहुत बड़ी होती है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये संभाल कर आसानी से इसमें रख सकता है। बोरॉन को ये बैक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल उतने नहीं करा पाता है जितने फ्लोरीन करा देता है अपनी छोटी साइज़ के कारण। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं करा पा रहा है बोरॉन को, तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू BF3। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा Bi3 है, फिर BBr3 है, फिर BCl3 है, और सबसे कम जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा BF3, क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करा के बोरॉन की डेफिशिएंसी दूर कर दी इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने में बोरॉन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पोलार फंक्शनल ग्रुप हैं, जो एज इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। तो अभी तक हमने 2 जो इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे वो हमने पढ़े थे कि वो वाले इलेक्ट्रोफाइल हैं जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर उन पे पॉजिटिव के चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिनके ऊपर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो सारे ही जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। थर्ड कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे थे, पोलार फंक्शनल ग्रुप, ध्रुवीय क्रियात्मक समूह, जैसे मैं CN की बात कर रही हूँ, एक फंक्शनल ग्रुप है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। या फिर कीटोनिक ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, ये तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये दूसरा वाला पार्ट जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये माइनस वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो पोलार फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। उसका एक पोर्शन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। अब जैसे ही एक पोर्शन उसका न्यूक्लियोफाइल बना तो दूसरा पोर्शन अपने आप उसका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। CN की बात हम करते हैं, नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। अब जैसे ही हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, नेगेटिव वाला जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये C की जिसके ऊपर प्लस का निशान आ गया एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो हमें देखने से लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, पहले से इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक पार्ट जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, इस तरह के पोलार फंक्शनल ग्रुप वाले जो रिएजेंट्स हैं उनके अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो है लुईस एसिड। हमें पता है कि लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिनके पास कम होते हैं उनको हम कहते हैं लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम लुईस एसिड कहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। लुईस ने कहा था कि एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस जो होते हैं वो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो हम कह सकते हैं क्या लुईस एसिड जो है एज इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीशीज की तरह काम कर सकता है? क्या लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल भी हमारा वही होता है बच्चों जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लुईस एसिड भी वही होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बहुत स्मॉल डिफरेंस है बच्चों दोनों के अंदर। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल वो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, मतलब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, डबल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। किसकी बात कर रही हूँ बच्चों? मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं और डबल इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। लेकिन जो लुईस एसिड होता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन लेता है, वो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। यही हमारा डिफरेंस है लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। इलेक्ट्रोफाइल जो है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो एक या दो इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई भी ले सकता है। लेकिन लुईस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में लेगा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको एक बड़े से सर्किल से डिनोट कर दिया। ये बड़ा वाला सर्किल जो है हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल दिखाता है, तो लुईस एसिड जो है इसके छोटे पार्ट के रूप में हम दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि सारे के सारे जो लुईस एसिड हैं, सारे के सारे बच्चों लुईस एसिड हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो लुईस एसिड नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि सारे इलेक्ट्रोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, वो कभी कभी एक लेते हैं, कभी कभी दो लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए इस बात के लिए कि सारे लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होते हैं। लुईस एसिड हमेशा पेयर में इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। अब मैं CH3 का एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो बता रही हूँ आपको। जैसे CH3 है, इसके पास रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा या दो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो डिपेंड करता है कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके पास जो है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है क्योंकि ये पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक समझ में आ गया होगा, कितने टाइप्स हैं, तो कौन कौन से स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस का लवर, और न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस जो है उसको लव कौन करेगा? जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है ये, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और अटैक करते हैं ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे अटैक करते हैं। इनके ऊपर माइनस का निशान लगा हुआ है बच्चों, क्योंकि इनके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन और जहाँ अटैक करते हैं वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहाँ पे अटैक करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो हमें न्यूक्लियोफाइल को चाहिए होते हैं। न्यूक्लियोफाइल पे माइनस का निशान लगा देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस का निशान लगा देते हैं। मतलब एक दूसरे को जो है एक दूसरे की आवश्यकता होती है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं जैसे न्यूक्लियोफाइल, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जैसे इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। तो इनके टाइप्स देख लेते हैं, किन किन को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, कौन सी स्पीशीज जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगी। तो पहला है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जिनके ऊपर हमें नेगेटिव का निशान देखने को मिलता है। Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, OH माइनस, NH2 ऊपर माइनस का निशान, O2 के ऊपर 2 का माइनस, और CH3 के ऊपर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं जो माइनस के निशान से हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो किसी न किसी को अपना इलेक्ट्रॉन जो है देना चाहते हैं, और जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ये खुद है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। जो कार्बोकैटायन थे हमारे और फ्री रेडिकल जो थे वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे थे, और जो हमारे कार्बो एनाइन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। जो सेकंड कैटेगरी आती है हमारे न्यूक्लियोफाइल की वो बच्चों न्यूट्रल वाले आते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
न्यूट्रल स्पीशीज जो होते हैं, जिनको उदासीन स्पीशीज कहते हैं, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर होते हैं, वो इस तरह के स्पीशीज में आते हैं। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इनको न्यूट्रल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए कुछ इसके। H2O, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर। एक हमारा जो अमोनिया, इस पे 1 पेयर लोन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्कोहल जो है, बीच में O है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये अमाइन है, इसमें NH2 है, जिसपे N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। PH3 है इसका एग्जाम्पल, P के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। PCl3 में भी P के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कंपाउंड बना रहे हैं, जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इस कैटेगरी में आएंगे, जो अक्सर हमें दिखाई देते हैं। H2O, NH3 भी दिखाई देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये वाला भी दिखाई देता है, अल्कोहल, अमाइन भी दिखाई देते हैं। तो जनरली देखने वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, जिन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, वो इस एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये वाला जो है CH3OH के फॉर्म में दिख सकता है हमें, या फिर C2H5OH के फॉर्म भी दिखाई देगा। इसमें से जब H निकल जाएगा हमारा H+ के फॉर्म में, तो ये हमारा माइनस बच जाएगा, तो ये हमारी फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जिन पे नेगेटिव निशान होता है। बच्चों, तीसरी कैटेगरी जो है हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक के कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं? जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें एक मेटल शब्द छुपा हुआ है। वो कंपाउंड जिनमें मेटल जो है डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात कर रहे थे बच्चों, तो उसमें हम कार्बन की बात कर रहे थे। तो मेटल और कार्बन जो है डायरेक्ट अगर जुड़े हुए हैं किसी बॉन्ड से, और वो कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे वेल नोन एग्जाम्पल जो है इसका हमारा ग्रिग्नाग रिएजेंट है, जिसको हम जनरली RMgX के फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा मेटल है इसमें, और ये R जो है हमारा एल्काइल ग्रुप है। Mg जो है इस C से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेटल एक C से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन सब में जो है मेटल अपना मैग्नीशियम जो है वो डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये जो नाम है इनका जनरल, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्बन और मेटल जो है डायरेक्टली एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे फ्रैंकलिन रिएजेंट है। फ्रैंकलिन रिएजेंट है एग्जाम्पल देखिए, इसमें Zn बीच में है, दोनों साइड जो अगर हम C2H5 ऐड कर दें, दोनों साइड जिंक के कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, तो इस जिंक के बीच में, इस कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में आएगा। ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है फ्रैंकलिन रिएजेंट का। मैथिल ग्रुप ले लिया मैंने 2, और जिंक के दोनों साइड मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। एक और एग्जाम्पल है बच्चों इसका गिलमैन्स रिएजेंट। तो 3 कैटेगरी, मैंने 3 तरह के एग्जाम्पल्स आपको बता दिए मैंने। फर्स्ट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, और थर्ड जो है गिलमैन्स रिएजेंट जो है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, जिसको हम R2CuLi के फॉर्म में लिखते हैं। R जो हमारा मैथिल एथिल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। ये गिलमैन्स रिएजेंट है। सारे के सारे जो रिएजेंट्स यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड और न्यूक्लियोफिल कैटेगरी में, ये सारे के सारे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी न किसी क्लास में बच्चों देखने को मिलेंगे। ये सारे सारे कंपाउंड जो ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं वो बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है हमारी, जैसे मैं आपकी बात कर रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, अभी Mg है और यहाँ क्लोरीन के बीच में इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। अब जो बात होती है कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो बच्चे जो जनरली इस बॉन्ड को तोड़ के दिखाते हैं, जो गलत होता है। बॉन्ड जो हमारा टूटता है बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूटता है। मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, प्लस का निशान आ जाएगा, और इसके ऊपर जो है डेल्टा माइनस का निशान आ जाएगा। तो बच्चों कभी भी हमें जो है इस बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। ये बॉन्ड कभी भी बच्चों नहीं टूटेगा। बॉन्ड जो हमारा टूटता है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड में टूटता है। तो बच्चों आप ये बोलोगे कि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का निशान आ गया, तो मैडम क्या मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम जो है कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन देकर इनर्ट गैस का, अक्रिय गैस का विन्यास इसने अचीव कर लिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? अगर आप कहते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का निशान है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लेगा।
जब मैग्नीशियम जो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इनर्ट गैस का इसने कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? हमें पता है कि हर एलिमेंट जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है अचीव करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। जब मैग्नीशियम ने एक बार 2 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो गया, इनर्ट गैस बन गया, तो वो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं लेगा, वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो बच्चों नोट डाल के आप लिख लेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, जिसको हम एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु कहते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव कर लेते हैं। दोबारा इलेक्ट्रॉन लेकर ये अनस्टेबल नहीं होना चाहते हैं, इसलिए सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। Mg के ऊपर प्लस चार्ज है, लेकिन ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। रीज़न जो है मैंने आपको बता दिया। अगर Mg की जगह यहाँ पे लिथियम होता, जिंक होता या कोई और मेटल होता, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज करने के कारण वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, और एक बार इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेते हैं तो दोबारा वो इलेक्ट्रोफाइल बनकर इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है दोबारा अनस्टेबल बन जाना। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान रखोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता। उसके मेटल पे प्लस चार्ज तो है, लेकिन वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन वो नहीं लेंगे। जैसे Mg है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों। जैसे इसने Mg2+ का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है इसने नियॉन जो है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जो है नियॉन, उसका विन्यास इसने ले लिया, और एक बार अक्रिय गैस का विन्यास ले लिया, स्टेबल हो गया, तो दोबारा जो है ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, और एक बार स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी तरफ बच्चों नहीं करेगा। ऐसे अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ, हमें पता है कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने जो फॉर्मेशन कर लिया, Li+ का फॉर्मेशन कर लिया, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हीलियम का इसने विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसने हीलियम वाला अचीव कर लिया, और एक बार ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा तो दोबारा ये इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करके अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं लेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम नहीं करेगा, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो लिथियम हो। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों जो हैं बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्षार धातु, और दूसरा है क्षार मृदा धातु। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन वो लेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं है, वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन इनका पूरा है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जिन पे प्लस का निशान होता है, तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है हमारी, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, वो है पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। वो हमें कहाँ मिलेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसमें हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही चंचल होते हैं और वीकली बॉन्डेड होते हैं। अगर कहीं आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई दे रही है आपको, तो उसको हम एक न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ये बच्चों एल्कीन जो है और एल्काइन जो है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये वीक होते हैं, ये बॉन्ड वीक होता है पाई बॉन्ड वाला, आराम से ये डोनेट हो सकता है। जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये स्पीशीज़ जो है CH2 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और अगला वाला जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इसका सबसे कॉमनली नोन एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो है बच्चों बेंजीन। बेंजीन एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके ऊपर बच्चों कौन सा अटैक होगा? इस पे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। जब भी हम बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बड़ी मुश्किल से होता है। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है जो मूव करने के लिए फ्री होते हैं और आराम से जो है
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे माइनस जो है चार्ज दिखता है और एक इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैक कर सकता है। जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होगी, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब बच्चों हम जो है लुईस बेस के बारे में और पढ़ लेते हैं। जब हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था वहाँ हमने इलेक्ट्रोफाइल का कंपैरिजन जो लुईस एसिड से किया था, यहाँ भी हम जो है न्यूक्लियोफाइल का कंपैरिजन जो है लुईस बेस से करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है। लुईस बेस क्या होते हैं बच्चों? जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम लुईस बेस कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस बेस। अब यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में डिफरेंस किया था, हमने कहा था लुईस एसिड जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है जबकि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहाँ जो है हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों वो भी 2 इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में डोनेट होते हैं। जब तक वो डोनेट नहीं होंगे पेयर में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम टू सेम है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन के हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लुईस बेस भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन बच्चों जो डिफरेंस है वो देखिए ध्यान से, लुईस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं? H+ को। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लुईस बेस वो H+ को डोनेट करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है बच्चों वो अपना लोन पेयर तो डोनेट करेगा लेकिन वो H+ को छोड़कर किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर के। तो लोन पेयर डोनेट करेगा ये किसी को भी X को एक्सेप्ट H+। अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो लोन पेयर H+ को डोनेट कर रही है तो उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। अगर H+ के अलावा किसी और भी XYZ को डोनेट कर रहा है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये हमारा डिफरेंस है जो देखने को मिलता है लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। जो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है लुईस बेस के केस में, ये थर्मोडायनेमिकली ऊष्मागतिकीय नियंत्रित होता है। बेस का एसिड से जो रिएक्शन हो रहा है ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। डेल्टा जी का जो है बहुत ही नेगेटिव आती है और स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें। जबकि न्यूक्लियोफाइल में जो है रासायनिकी बलगतिकी जो होती है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों और इसमें काइनेटिक में जो क्या डिफरेंस है, काइनेटिक्स में हम स्पीड देखते हैं। जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफाइल का बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए इसको हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड कहते हैं। और जो लुईस बेस वाला रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ में उसको हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कहते हैं, क्योंकि डेल्टा जी का जो मान आता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है, ये स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जबकि न्यूक्लियोफाइल के केस में डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, बहुत कम नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिकली कंट्रोल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन होता है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जो होता है वो लुईस बेस वाले रिएक्शंस जो होते हैं। अब क्योंकि ये जो लुईस बेस है वो इलेक्ट्रॉन H+ को दे रहा है जिसका साइज छोटा है, तो जो बॉन्ड बनेगा लुईस बेस के बीच में और H के बीच में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। H का साइज छोटा है, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा जितना लुईस बेस और H के बीच में बन रहा है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो 2 हैं लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। अगर आपको डिफरेंस आता है तो आपको 2 डिफरेंस लिखने हैं कि लुईस बेस जो होता है वो लोन पेयर H+ को देता है, ये जो है H+ के अलावा किसी को और को देता है। और अगर दोनों में कॉमन चीज़ लिखने को आए तो आप कह सकते हैं कि लुईस बेस जो होता है वो भी डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो अपना न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है, तो डिफरेंस के बिहाफ पे और दोनों की सिमिलैरिटी के हिसाब से आप लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं कि लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, जो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। अभी 15th ग्रुप जो है उसके हाइड्राइड्स हमने लिए हैं। हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ हमारी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, साइज़ हमारी इंक्रीज होती है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि N के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, P के ऊपर भी है, AS के ऊपर भी है और SB के ऊपर है। साइज़ SB का सबसे बड़ा है और नाइट्रोजन का सबसे छोटा है। अब इनको अगर हम अरेंज करना चाहें बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के हिसाब से, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा इन चारों का वो देखिए। जो लुईस बेस होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल कराता है। अवेलेबल करने का मतलब है कि जो H+ है
उसको जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बच्चों, वो उतना ही अच्छा लुईस बेस होगा। अब हमने देखा कि नाइट्रोजन की साइज जो छोटी है, Sb की साइज जो हमारी बड़ी है। अवेलेबल करने का मतलब है जैसे ही H+ हमारा NH3 के पास में पहुंचेगा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है तो H+ को ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दिख जाएंगे और ये इस पे आराम से अटैक कर सकता है। नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल करा सकता है। बच्चों शब्द जो है हमारा अवेलेबल है कि H+ कितनी आसानी से N के इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, उसको हम कहते हैं उसकी बेसिसिटी। जब बात हो रही थी हमारी SbH3 की, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि Sb का साइज बड़ा है। अब जब H+ इसके पास में पहुंचेगा, क्योंकि साइज बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है H+ को बड़ी मुश्किल से दिखाई देंगे कि कहाँ रखे हुए हैं, इसको ढूंढने में बहुत जोर आएगा। तो Sb के इलेक्ट्रॉन जो है वो H+ को आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। H+ को इन इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो हमारा बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा NH3 होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद में PH3, क्योंकि इसका साइज जो है N से बड़ा है, P का थोड़ा सा। फिर AS का साइज बड़ा है P से, और सबसे बड़ा साइज जो है SbH3 में Sb का है। इसलिए जो Sb के इलेक्ट्रॉन है वो H+ को आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो वीक लुईस बेस है और ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है हमारा। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल की। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? आया आपको याद बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें। देना और अवेलेबल कराना दो अलग अलग चीज है बच्चों। जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ जो देखा था हमने 4 तरह के कंपाउंड्स देखे थे, नाइट्रोजन का था, फॉस्फोरस का था, ASH3 था, SbH3 था। इनमें से सबसे आसानी इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा बच्चों? जिसका साइज बड़ा है। इसका साइज इतना बड़ा है, ये 5th ग्रुप में है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल ही नहीं है। तो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से दे देगा अपने साइज बड़े होने के कारण। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो है ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा 15th ग्रुप में। बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आया न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस के बीच में? 15th ग्रुप जो मैं बता रही हूँ आपको, एक वो है जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा और दूसरा है जो डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देंगे, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता है। अवेलेबल कराने का मतलब है साइज छोटा होना चाहिए, ताकि हाइड्रोजन आराम से उस नाइट्रोजन के पास में आ सके, उसको इलेक्ट्रॉन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आए और वो इलेक्ट्रॉन वो काम में ले सके। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के हिसाब से 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनका सीरीज जो बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। पहले SbH3 को लिखेंगे हम, फिर ASH3 को लिखेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी साइज होगी उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जितनी छोटी साइज होगी उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा H+ को। ये तो हमने बच्चों ग्रुप में एग्जाम्पल देखा था। अब हम एक पीरियड में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होती है उसमें इतना कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ता है। हमारी जो बढ़ती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो विद्युत ऋणता हमारी बढ़ जाती है। जैसे CH3 माइनस दिया हुआ है, NH2 माइनस दिया हुआ है, OH माइनस दिया हुआ है, F माइनस दिया हुआ है। कार्बन 4th पीरियड, 5th, 6th और ये 7th पीरियड, इनके पीरियड्स अलग अलग हैं। तो कौन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? अब इसमें से कौन जो है लुईस बेस की तरह काम करेगा, अच्छे लुईस बेस की तरह काम करेगा, और कौन जो है अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, हम देखते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि साइज तो कोई मैटर नहीं करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। तो एक चीज हमें जो यहाँ याद रखनी है कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर अगर नेगेटिव का निशान है तो वो स्टेबल होगा। जैसे यहाँ फ्लोरीन है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन उसके ऊपर माइनस का निशान भी है, तो यहाँ फ्लोरीन जो है वो स्टेबल है। इसका मतलब F माइनस जो है वो स्टेबल है। अब बच्चों जो ज़्यादा स्टेबल है हमें पता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसका मतलब सबसे स्टेबल जो है कौन है हमारा? ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद में इसका नंबर आएगा बच्चों, उसके बाद में NH2 माइनस का नंबर आएगा, और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो CH3 माइनस है। CH3 माइनस स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो CH3 माइनस जो है बच्चों लुईस बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जबकि F माइनस जो है वो एक वीक बेस की तरह काम करेगा। ऐसे ही हमें जो
सीरीज है हमें न्यूक्लियोफिसिटी के या न्यूक्लियोफिक कैरेक्टर भी इसी तरह हमें देखने को मिलेगा, जिसका साइज जो है छोटा है। CH3 में C का साइज छोटा है, वो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है C। NH2 माइनस है उसके बाद में, OH माइनस है उसके बाद में, और ये है F माइनस सबसे लास्ट में, साइज छोटी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस का निशान है, स्टेबल। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया है कि अगर पीरियड की बात कर रहे हैं तो कौन लुईस बेस की तरह काम करेगा अच्छे और कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कौन लुईस बेस और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मैंने डिफरेंस आपको बता दिया लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू बच्चों।